आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, वैसे तो मेरे भाई ये दूसरी पार्ट है वर्णमाला की। यदि मेरे भाई आप पहली वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाके बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई जाके देखना, तभी आप यहाँ पे आना, नहीं तो आपको एकाएक ऐसा लगेगा कि मैं कहीं और आ गया हूँ। ठीक है, बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखना, आपको इसमें सारी जानकारियां मिलेगी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, और मेरे भाई कंठ किसे कहते हैं, तालु किसे कहते हैं, मूर्धा किसे कहते हैं, दंत किसे कहते हैं, ओष्ठ किसे कहते हैं, कंठ तालव्य किसे कहते हैं, जिससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ये सब चीज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो पेन और कॉपी लेके मेरे भाई बैठे रहिएगा, जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसे नोट करते हुए रहिएगा, और हम अपनी पूरी क्लास को जब खत्म करेंगे तो आप इससे ढेर सारा ज्ञान अपने पास लेके जाओगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, व्यंजन। तो मैंने आपको बता चुका है कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी होती है। मेरे भाई यदि हम क भी लिखेंगे ना, यदि मेरे भाई हम क लिखेंगे ना, तो जब हम क का उच्चारण करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आधा क धन अ। तो व्यंजन वे होते हैं ना जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी होती है, उससे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा क क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। अच्छा, आप सभी को पता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की टोटल जो संख्या होती है वो मेरे भाई 33 होती है। कोई आपसे पूछ दे कि कुल व्यंजन कितने हैं वर्णमाला में, तो आप बता देना भैया कितने हैं, 33 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इन 33 व्यंजनों में कुछ व्यंजन के अलग अलग नाम से हम जानते हैं, हम उन्हीं नामों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहला आप हेडिंग डालिएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण। ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है मेरे भाई, व्यंजनों का वर्गीकरण, कि मेरे भाई हम किस व्यंजन को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम व्यंजन को लिख देते हैं, जो हमारे व्यंजन है। तो सबसे पहले हम व्यंजनों को लिख देते हैं मेरे भाई, जो जो व्यंजन हमें पता है सबसे पहले हम उन व्यंजनों को लिख देते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, फिर क्या होते हैं, च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, फिर क्या होते हैं मेरे भाई, ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, फिर क्या होते हैं, त, थ, द, ध, न। फिर क्या होते हैं, प, फ, ब, भ, फिर क्या होते हैं, म होते हैं। आप एक चीज मेरे भाई ध्यान देंगे कि वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम अपनी नाक से बोलते हैं, जैसे अंग हो गया, जैसे मेरे भाई अण हो गया, इय हो गया, ण हो गया, न हो गया, म हो गया। इन सभी शब्दों को मेरे भाई एक बार, इन सभी वर्णों को एक बार अपने मन में बोलिए, आपको ऐसा लगेगा कि ये नाक से निकल रही है, इसलिए इसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, कभी भी भूलना नहीं, इसे हम कहते हैं नासिक के व्यंजन। ध्यान से देखना, ये जो आपको दिख रहे हैं वर्ण, ये जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों व्यंजनों को मेरे भाई हम लोग कहते हैं नासिक के व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे भाई, नासिक के व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको यदि हम बोलते हैं ना तो हमारी नाक से आवाज आती है, नाक से हमारी धुन निकलती है, नाक से वायु निकलती है, नाक से हमारे उच्चारण निकलते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं नासिक के व्यंजन। एक बार मेरे भाई अपने मन से बोल के देखिए, आंख बंद करिए और मन से बोलिए, देखिए इसको क्या निकल रहा है, अंग, इय, अड़, न, म। आपका नाक का प्रयोग होगा तभी ये वर्ड अच्छे तरीके से आपके वर्ड आपके बाहर निकलेंगे। ठीक है, इसलिए मेरे भाई से हम कहते हैं नासिक के व्यंजन। क्लियर हो गया। आप यहां पे देखोगे मेरे भाई कि ये जो आपका रूप बना हुआ है ना, ये वर्ग के रूप में है। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 33 होती है, और मैंने यहाँ पे टोटल व्यंजनों की संख्या कितना लिखा है, 25 लिखा है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं जो बता रहा हूं उसे एकदम ध्यान से सीखना, मेरे एक एक शब्दों पर ध्यान देना। टोटल यदि व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कुल 33 होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे कितना लिखा है, मैंने यहाँ पे 25 लिखा है। 25 क्यों लिखा है, क्योंकि यही 25 हमारे कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन। ये 25 क्या कहलाते हैं मेरे भाई, वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। देखो ये वर्ग के रूप में है कि नहीं है, तो इन 25 को हम मेरे भाई वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे मेरे भाई ध्यान से देखना, वर्गीय
व्यंजन। वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 25 होती है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, ये 25 हमारे क्या कहलाएंगे? वर्गीय व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? इस 25 में से मेरे भाई 1 2 3 4 5, 5 हमारे क्या कहलाएंगे? नासिक के व्यंजन। तो भूलेगा नहीं मेरे भाई, 25 में से जो हमारे 5 होंगे वो उसको हम क्या कहेंगे? इस 25 में से जो हमारे 5 होंगे इसको हम कहेंगे नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन। और नासिक के व्यंजन में कौन कौन से मेरे भाई हम लोग साथ में लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल में होगा, उदाहरण में होगा मेरे भाई, अंग, इय, ठीक है, अण, न, म। मेरे भाई एक ही चीज ध्यान देना, नासिक के व्यंजन की बात कर रहा हूं। नासिक के व्यंजन 5 होते हैं, नासिक के वर्ण कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो एग्जाम में यदि व्यंजन पूछे तो 5 लिखना, यदि वर्ण पूछे तो 6 लिखना। छठवां जो हमारा होता है मेरे भाई वो हमारा होता है अ पे चंद्र बिंदु लगा दोगे तो हमारा नासिक के वर्ण कितने हो जाएंगे? टोटल 5 है, कितना हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ व्यंजन की बात करेगा तो सिर्फ हम 5 लगाएंगे। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में ध्यान से रखना। अच्छा देखिए, वर्गीय व्यंजन टोटल कितने होते हैं मेरे भाई? 25 होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? तो शेष हमारे कितने बच गए? 20 बच गए। अब 20 में से मेरे भाई जो आपको ये दिख रहा है ना, क से लेके घ तक, और यहां से लेके मेरे भाई ये वाला जो मान आपको दिख रहा है कि ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ और क ख ग घ। मेरे भाई ये जो आपको 16 दिख रहा है ना, इन 16 को हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। मेरे भाई एक एक चीज को जब आप समझोगे ना तो आपको पूरा चीज अच्छे से समझ में आएगा। मेरे भाई जब ये आप पूरी क्लास खत्म करोगे ना तब आपको ये लगेगा कि नहीं, हमने व्यंजन में वाकई में कुछ सीखा है और वाकई में बढ़िया तरीके से हमें व्यंजन का ज्ञान हुआ। फिर मेरे भाई आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, खुद भी कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा हो मेरे भाई उसमें आप बेहतरीन नंबर लेके आ सकते हो। यही सब पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ भी आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। जब ये क्लास खत्म होगी तो अपने पास जो नोट्स बनाए हुए रहेंगे उस पर एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको ये क्लास और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मेरे भाई वर्गीय व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? 25 है। 25 में से 5 हमारे नासिक के व्यंजन हो गए, और ये जो आपको दिख रहे हैं क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, इसे हम कहते हैं मेरे भाई, इन दोनों को मेरे भाई हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन में मेरे भाई क्या होते हैं ना कि हमारी जो जीभ है ना वो संघर्ष करती है। हमारी जीभ जो है ना वो संघर्ष करती है। आप एक बार बोल के देखिए, ट संघर्ष कर रही है, ठ ड ढ, हमारी जीभ लड़बड़ा रही है। लड़बड़ा रही का मतलब है कि संघर्ष कर रही है, बोलने में संघर्ष कर रही है। त थ द ध, ये बोलने में संघर्ष कर रही है मेरे भाई। प फ ब भ क ख ग घ। तो ये हमें इन वर्णों को, इन व्यंजनों को मेरे भाई हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 16 होती है। एक बार काउंट कर लेना मेरे भाई, 4 4 8 4 3 12 4 4 16। ठीक है, तो मेरे संग आप भी लिखिएगा स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 की संख्या कितनी है? क ख ग घ। लिखने से मेरे भाई आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। और बच गया मेरे भाई जो 4 बच गए, 16 5 मेरे भाई 21 हो गया, और बच गए हमारे पास, ये टोटल मैंने 25 लिया हुआ था तो 25, 16 और 5 21 हो गए। और मेरे भाई जो 4 बच गए, ये जो 4 बच गए, च छ ज झ, इन चारों को हम लोग कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और इनका नाम है मेरे भाई च छ ज झ। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी जीभ होती है ना वो आधार पे होती है। जीभ हमारी क्या होती है मेरे भाई? आधार पे होती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या होते हैं मेरे भाई, जो हमारी जीभ होती है ना वो आधार पे होती है। आधार यानी नीचे के तल्ले पे होती है, तो उसे मेरे भाई हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मेरे भाई एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेना। हाँ, अभी मैं आपको और बताता हूँ क्योंकि ये 25 है, ध्यान से देखना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा मेरे भाई जो मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। ये 25 हो गए टोटल। 25 के बाद मेरे भाई ध्यान से देखना, य र ल व। मेरे भाई इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? इन चारों को हम लोग कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? नाम याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं।
ठीक है। और ओके, उसके बाद मेरे भाई एक और है स स स ह, सपेरा स, षटकोर स और सलजम स। इन तीनों को मिला के मेरे भाई जो बनता है उसे हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे भाई? ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं ना, ये जो चारों मान दिख रहा है ना, आप एक बार बोल के देखिए, स स स ह, स स स ह। ये क्या करते हैं? सांस को अंदर खींचते हैं, उष्मा को बाहर भेजते हैं। एक बार बोलिए, स स स स। देखिए, सांस को अंदर खींचते हैं, उष्मा को बाहर भेजते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ध्यान रखना, इन चारों को हम लोग ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। यर और लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इस पांचवें वाले अक्षर को हम लोग नासिक व्यंजन कहते हैं। ये जो दो खाना में बने हों इसे हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और संघर्षी व्यंजन टोटल कितने होते हैं मेरे भाई? 4 होते हैं। और यहां से आपका किसी का भी मान पूछ सकता है, ठीक है, यहां से आपका किसी का भी मान पूछ सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान देना। ऊष्मीय व्यंजन में क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख लेना कि श्वास खींचना, श्वास को खींचना और मुंह से उष्मा निकालना, और मुंह से उष्मा निकालना, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए मेरे भाई कि सांस को खींचना और मुंह से उष्मा निकालना ये ऊष्मीय व्यंजन में मेरे भाई होता है, ठीक है। यही बात मेरे भाई ध्यान देनी है। टोटल के टोटल यदि आप जोड़ोगे तो टोटल कितने आएंगे मेरे भाई? 33 आएंगे। एक बार जोड़ के देख लेना, ये टोटल 25 हो गए, 25 4 29 और 29 4 कितने हो गए मेरे भाई? 33 हो गए। अब आपको ये समझ में आया कि मेरे भाई किसको किसको क्या क्या कहते हैं। अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि किसको कंठ कहते हैं, किसको तालु कहते हैं, किसको मूर्धा कहते हैं, किसको दंत कहते हैं, किसको ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मेरे भाई कहीं भी रहो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, मैं ये मान के चलता हूँ कि इस क्लास को क्लास 9th का भी बच्चा देख लेगा, क्लास 10th का भी बच्चा देख लेगा, 11th का भी देख लेगा, 12th का भी देख लेगा, या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बात कर रहे हो वहां पे भी अगर कोई भी है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। मेरे भाई आपका हर एक एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन ना मिले तब मेरे भाई आप मुझसे कहना कि नहीं यहाँ से आपने जो पढ़ा और मेरे से क्वेश्चन ना मिला। इसलिए ध्यान से मैं जो चीज बता रहा हूँ मेरे भाई सबको ध्यान से देखते रहना। फिर से एक बार ध्यान देना, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। 25 हमारे वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। जो सबसे अंतिम वाले व्यंजन होते हैं उसे हम नासिक के व्यंजन कहते हैं। नासिक के व्यंजन की संख्या 5 होती है। और जो 16 होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन में हमारी जीभ संघर्ष करती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 होती है, जिसमें हमारी जीभ आधार पे होती है, च छ ज झ। उसके बाद हमारे पास जो 4 और व्यंजन बच जाते हैं, य और ल उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और जो स स स है उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। आपको यही बातें क्या करनी मेरे भाई? ध्यान देनी है, ठीक है। क्लियर हो यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा। अब मैं जो आपको बताऊंगा ना वो और भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मैं बताने वाला हूँ कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। पहले से थोड़ा सा नोट कर लीजिए जो मेरे भाई नोट नहीं किए। इसके बाद मैं अगली चीज आपको बता रहा हूँ, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलोगे हाँ भैया अच्छी तरीके से हमको समझ में आया। आगे बताइए ना बढ़िया बढ़िया चीज। तो चलो मेरे भाई बढ़िया बढ़िया चीज आपको बता रहे हैं। अगला मेरे भाई हेडिंग डालो ना, उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्टार भी बना लेना, ठीक है। देखिए यहां पे लिखना, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मेरे भाई एक बार हम लोग क्या करते हैं ना कि क से लेके ज्ञ तक हम क से लेके हम लोग म तक हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं क, ख, ग, घ, अंग। अगर इसमें हम हलंत लगा देंगे ना मेरे भाई तो ये शुद्ध व्यंजन कहलाएंगे। मेरे भाई ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं कि क है और इसको आप तोड़ के दिखाओ, इसका उच्चारण करके दिखाओ, इसका वर्ण विच्छेद करके दिखाओ, इसको हम कैसे लिखेंगे? क धन अ लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं? बोलोगे हाँ भैया। तो ये हमारा क क्या कहलाएगा? ये शुद्ध, ये हमारा कहलाएगा शुद्ध व्यंजन। ये क्या कहलाएगा? शुद्ध व्यंजन। और ये अ हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध स्वर कहलाएगा। क्लियर हो कि नहीं मेरे भाई? तो हम क्या लिखेंगे? शुद्ध व्यंजन लिखेंगे। अगर मैं ये वाला क लिखूंगा तो इस व्यंजन में क्या है? हमारा व्यंजन भी शामिल है, स्वर भी शामिल है। लेकिन मैं यदि इसको लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या कहलाएगा? शुद्ध व्यंजन कहलाएगा। इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं एक ही बार, ठीक है। तो हलंत लगाने के बाद, या नोट बना के लिख लेना मेरे भाई, हलंत लगाने के बाद कोई भी व्यंजन शुद्ध व्यंजन कहलाने लगता है।
क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ठीक है, ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखना, त थ द ध न, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, आपको ये वाला चीज दिख रहा है ना, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। इसको कहते क्या है, इसको हम लोग कहते क्या है, इसलिए ध्यान से देखना। इसको मेरे भाई हम कहते हैं अगले 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 वर्ड के, मेरे भाई ध्यान से देखना, अगले व्यंजन की बात करें, यहाँ पे क है, यहाँ पे च है, यहाँ पे ट है, यहाँ पे त है और यहाँ पे प है, इसलिए यहाँ पे क है तो इसको हम कहते हैं मेरे भाई क वर्ग के व्यंजन। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, क वर्ग के व्यंजन, ठीक है, व्यंजन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसे ही पूछा जाएगा क वर्ग के व्यंजन कौन कौन है, क ख ग घ अंग। तो बिल्कुल आसान सा चीज है कि नहीं है, बोलोगे हाँ भैया। क वर्ग के व्यंजन में कौन कौन आते हैं, क ख ग घ अंग। च वर्ग के व्यंजन में कौन कौन आते हैं, च वर्ग के व्यंजन में मेरे भाई च वर्ग के व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो बोलोगे भैया च छ ज झ ई आते हैं, ठीक है। उसी तरह मेरे भाई ट वर्ग के व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो ट वर्ग के व्यंजन में ट ठ ड ढ ण आते हैं। उसी तरह त वर्ग के व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जिस व्यंजन का नाम ले रहा हूं उसी का वर्ग होगा, यानी त थ द ध न होगा। और यदि मैं बात करूं कि प वर्ग के व्यंजन की, तो प वर्ग के व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो वो आते हैं प फ ब भ म आते हैं। बात समझ में आ रही है। अब मेरे भाई इनको हम कई कई नामों से जानते हैं, ठीक है। किसी को कंठ कहते हैं, किसी को तालु कहते हैं, किसी को मूर्धा कहते हैं, किसी को दंत कहते हैं, किसी को ओष्ठ कहते हैं। तो ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कंठ है। इसके ऊपर आपको एक ललरी दिखाई देती है, ऐसे देखो बनी हुई होती है, जब आप बाबा पढ़ोगे ना तो ऐसे आपको बनी हुई होती है, ऐसे निकली हुई होती है। आ करके जब बड़ा सा देखोगे ना तो उसमें दिखाई देता है, उसको कहते हैं तालु। कंठ तालु। मूर्धा मेरे भाई इसको कहते हैं, जो ऊपर वाली भाग दिखाई देती है ना, जीभ के ऊपर वाली भाग, इसको हम लोग कहते हैं मूर्धा। जीभ के ऊपर वाली भाग को कहते हैं मूर्धा। कंठ तालु मूर्धा। दंत मतलब दांत, ये जो दिख रहा है ये दांत है। और ओष्ठ का मतलब ही हमारा हो गया ओठ। तो 5 चीजें, पांचों चीज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना मेरे भाई। अभी कभी भी कंफ्यूजन ना हो, मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं प्यारा सा, बस आप चित्र से ही समझ लेना, ठीक है। देखो मेरे भाई, आप यहाँ पे देखो, मान लो ये मैं हूं, ठीक है। अगर ये मैं हूं और ये वाला जो भाग आपको निकाल के दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ठोड़ी। क्या कहते हैं, ठोड़ी। और ये हमारा क्या है, नाक है। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ओठ है। क्या है, ओठ है। अब ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं, जो निकला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं कंठ कहते हैं। मैं ब्लैक पेन से ही जो लिख रहा हूं वो भी ध्यान से देखना, वही मान है। इसको कहते हैं कंठ, ऐसे लिख लो, कंठ। और यहां से जो भाग निकला हुआ होता है, ऊपर वाला भाग, जीभ के ऊपर वाला भाग को हम लोग कहते हैं तालु। नहीं, यहाँ पे जो ऐसे निकला होता है, ठीक है, ऐसे जो निकला हुआ होता है इसको हम कहते हैं तालु। और ये ऊपर वाले भाग को कहते हैं मूर्धा। और यहाँ पे जो दांत लगा होता है इसको हम कहते हैं दंत। और इसके बाद जो ये आगे दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ओठ या ओष्ठ, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, इस क वर्ग के सभी तत्वों को, इस क वर्ग के सभी व्यंजनों को हम लोग कहते हैं कंठ कहते हैं। याद रहेगा आपको, बोलो मेरे भाई, इस क वर्ग के सभी, इस क वर्ग के सभी व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्योंकि इनको सभी का नाम लोगे मेरे भाई ना, तो ये कंठ से निकलेंगे। जैसे बोल के एक बार देखो, क ख ग घ अंग। तो मेरे भाई यहां से देखना आवाज आ रही है, क ख, उंगली रख के देख लो, यहीं से आवाज आ रही है, क ख ग घ अंग। बोलोगे हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। च वर्ग को मेरे भाई कहते हैं तालु कहते हैं। च वर्ग के सभी व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। अब एक बार बोल के देख लो, च छ ज झ इय, ये तालु से आ रही है, ठीक है। उसके बाद होता है मेरे भाई, उसके बाद है कंठ के बाद तालु। और जो ट वर्ग है ना, इसको हम कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा। बोल के एक बार देखो,
ट ठ ड ढ ऊपर लड़ रही कि नहीं, हमारी जीभ जो है वो ऊपर लड़ रही है। ट ठ ड ढ ड़ बोल के देखना मेरे भाई, बोलोगे हाँ भैया सही बोल रहे हो। और इसको हम लोग कहते हैं दंत। दंत का मतलब दांत। तो एक बार बोल के देखो, त थ द ध न, ये दांत से लड़ रहे हैं। त थ द ध न, ये दांत से लड़ रहे हैं। और इसको हम लोग कहेंगे मेरे भाई, ये ओठ कहेंगे। क्या कहेंगे? ओठ कहेंगे। ओठ कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? ओठ कहेंगे। बोल के देखना, प फ ब भ म, प फ ब म म। तो ये सभी के सभी ओठ से लड़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसी को संस्कृत में हम लोग कहते हैं कंठव्य, या कहीं कहीं हिंदी में भी दे देता है तालव्य। जो कंठ से निकलती है वायु, जो कंठ से निकलते हैं व्यंजन उसे कंठव्य कहते हैं। जो तालु से निकलती है व्यंजन उसे तालव्य कहते हैं। जो मूर्धा से निकलती है उच्चार और व्यंजन उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। क्या कहते हैं मेरे भाई? मूर्धन्य कहते हैं। और जो दांत से निकली हो तो इसे हम कहते हैं दंतव्य। और जो ओठ से निकलते हैं उसे हम कहते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। अब आपको समझ में आया मेरे भाई, कंठ तालव मूर्धा दंत ओष्ठ किसे कहते हैं? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ किसे कहते हैं? बोलोगे हाँ भैया, हमको तो आप एक ही चार्ट में बता दिए कि भैया कैसे होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया। अब मेरे भाई देखो कि हम लोग क्या किए यहाँ पे, यहाँ तो हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है, लेकिन व्यंजन में भी तो है अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः। वो भी तो किसी न किसी जबान से निकल रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी मान तो इसी में आएंगे। तो उनके मानों को भी ध्यान देना, वो कहाँ पे आते हैं। ठीक है, ध्यान देना मेरी बातों को। ठीक है, तो ये रहा मेरे भाई, आपको ये जो दिख रहा है, ये तो मैंने आपको क्या लिखा है? टोटल के टोटल व्यंजन लिखे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्वर भी होते हैं जिसे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के नाम से जानते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, उस ट्रिक को मेरे भाई ध्यान से देखना। आपको यही लिखना है कि विवाह था ईयस का, विवाह था ईयस का, और वह ऋषि बन के आया था, उसका चेहरा लाल, उसका चेहरा कैसा था मेरे भाई? लाश जैसा था। इसलिए सबने कहा ओ ओ। उसने कहा क्या? ओ ओ। इसलिए यही बात ध्यान देना। अजीब लग रहा होगा लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखना। मेरे भाई विवाह था, किसका था? ईयस का था। ठीक है, विवाह था किसका? ईयस का था। कैसा बन के आया था मेरे भाई? ऋषि बन के आया था। और जब ऋषि बन के आया था और वो कैसा दिख रहा था? लाश जैसा दिख रहा था। इसलिए सबने कहा ओ ओ। अब यही बात मेरे भाई ध्यान से देखना कि कंठ में मेरे भाई क्या कहते हैं? वी का मतलब हो गया विसर्ग। जितने भी विसर्ग होते हैं वो कंठ में आते हैं। वाह, वाह में क्या छुपा हुआ है मेरे भाई? आ छुपा हुआ है। आ किसके किसके मिलके बना है? अ धन आ से मिलके क्या बना है? आ बना है। और क्या है? ह। अंतिम में क्या है? ह। तो मेरे भाई जितने भी विसर्ग होते हैं अ आ ह होते हैं, वो कंठ में आते हैं। कहाँ आते हैं मेरे भाई? कंठ में आते हैं। ईयस हो गया, क्या हो गया मेरे भाई? ईयस। तो ई में एक छोटी ई भी है, बड़ी भी है। छोटी ई भी है, बड़ी भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई? य है, और यहाँ पे क्या है? स है। और ये सभी कहाँ आते हैं मेरे भाई? तालव्य में आते हैं। ई ई य स कहाँ आते हैं? तालव्य में आते हैं। क्या कहना मेरे भाई? ई ई य स कहाँ आते हैं? तालव्य में। ईयस ऐसे लिख देना, ये वाला स। ठीक है, विवाह था ईयस का, ऋषि बन के आया था। ऋषि। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई दो र है, एक ये वाला र है। ठीक है, कौन सा र है मेरे भाई? एक ये वाला र है, ऋषि। ऋषि। ठीक है, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। री हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? र हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? स हो गया। लाश जैसा, तो इसमें देखो ल हो गया, स हो गया, ज हो गया, ल हो गया, स हो गया, ज हो गया। तो ये वाला मेरे भाई क्या कहलाएगा? दंतव्य कहलाएगा। और ऊ का मतलब हो गया कि सबने क्या कहा? ऊ। इसलिए ये हमारा बन गया मेरे भाई कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ के अनुसार जो व्यंजन स्वर है उसको भी कई भागों में बांटा गया। और यहाँ से आप इसको ध्यान दे सकते हो मेरे भाई। ध्यान से देखना, विवाह था ईयस का, ऋषि बन के आया था, उसका चेहरा लाल जैसा था, इसलिए सबने कहा ओ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विवाह में क्या होगा? वी से विसर्ग, अ आ से अ आ यहां से हो गया आ से, और ह मैंने यहां से लिख दिया। ई का मतलब छोटी और बड़ी ई, य का मतलब या, स का मतलब स। री का मतलब देखो मैं री और र दोनों हो गया। स से यहाँ स ले लिया, ल से ल ले लिया, स से स ले लिया, ज से ज ले लिया, और ऊ का मतलब ऊ ले लिया। और ये मेरे भाई याद करने का सबसे आसान सा ट्रिक है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलोगे हाँ भैया। आगे देखिए। ठीक है, सबसे पहले मेरे भाई से नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो मेरे भाई कुछ और ऐसे शब्द हैं जिसे हम कंठ तालव्य कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं, ठीक है, कंठोष्ठ कहते हैं। नाम तो सुना ही होगा, बोलोगे भैया वो कहां से आता है, तो वो भी मेरे भाई इसी लगे हाथ देख लो मैं जो कहना चाहता हूं। जैसे मेरे भाई देखो, एक होता है ए, एक होता है ए, एक होता है ओ, एक होता है ओ, ओ, एक होता है ए, एक होता है ए, एक होता है ओ, एक होता है ओ। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान से देखो, ए हमारा किससे मिलके बना हुआ है, तो बोलोगे भैया जो ए बना हुआ होता है ना वो अ धन ई से मिलके हमारा क्या बना हुआ होता है, ए बना होता है। एक बार बोल के देखो, ए ए आ रहा है कि नहीं। इन दोनों को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, कंठ तालव्य। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य कहते हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलके बना है, कंठ और तालु से मिलकर बना है। अब कैसे मेरे भाई ध्यान से देखना, अ धन ई से ए बनता है और अ धन बड़ी ई से हमारा ए बनता है। बोल के देखिए, ऐ मतलब ए, और यहाँ पे जो अ है ना, अ को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। इसलिए इस वाले अ को मेरे भाई हम लोग क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे। और इस ई को मेरे भाई ध्यान से देखना, ई को हम लोग क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। इसलिए ई को हम लोग तालु कहते हैं। और इसी कंठ और तालु से मिलकर बनता है कंठ तालव्य ए और ए बनता है, ठीक है। उसी तरह ओ किन किन शब्दों से मिलकर बना है, किन किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ओ बनता है अ धन ऊ से, क्या बनता है, ओ। बोल के देखना, ओ बन रहा है। और अ धन बड़े ऊ से बनता है ओ, जो कहेंगे ओ। इसका मतलब है मेरे भाई जो अ है इसको हम कहते हैं कंठ, और ऊ को हम लोग कहते हैं, देखो मेरे भाई ऊ कहाँ पे है, ऊ हमारा ओष्ठ पे है, इसको हम कहते हैं ओष्ठ। इसलिए इसका जो नाम पड़ता है मेरे भाई कंठोष्ठ कहते हैं, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। यानी इसमें क्या है, कंठ प्लस ओष्ठ है। ओष्ठ का मतलब ओठ, ओष्ठ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ओठ होता है। तो एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, एक चीज ध्यान देना, मैं जो क्लियर कट बताना चाहता हूं कि एग्जाम में कैसे आपके ये ऑप्शन दिए होते हैं, आपको ये दे देगा कि ए क्या है, कंठ है कि तालु है कि मुर्दा है कि दंत है, ओष्ठ है। ऑप्शन आपको कई सारा दे दिया जाएगा और आपको ये भी ऑप्शन में रहेगा कंठ तालव्य है, और आपको वो आंसर मारना होगा, ठीक। मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि ओ का उच्चारण स्थान है, ओ का उच्चारण स्थान है। आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया, ठीक है, कंठ तालव्य। आपको आंसर दे दिया कंठ, आपको दे दिया कंठ। आपको ऑप्शन दे दिया दंत, आपको ऑप्शन दे दिया कंठोष्ठ। अब जानोगे तब ना कि भैया मेरे भाई ओ किससे किससे बना, ओ बना है अ धन ऊ से, और अ हमारा है मेरे भाई कंठ है, और ऊ हमारा क्या है, ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ से मिलकर क्या बना है, कंठोष्ठ। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे मेरे भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान देना, और इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्लियर हो यहाँ तक, तो बोलोगे हाँ भैया हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे बताइए हमको, देखिए आगे, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे भाई, तो बोलोगे हाँ भैया अच्छी तरीके से हमको समझ में आया। मेरे भाई अब मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, और सबसे ज्यादा नंबर मेरे भाई घुमा फिरा के यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। एक मैं जो कंठ तालु मुर्दा दंत ओष्ठ बताया उसे बार बार रिवाइज करना, और मेरे भाई यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान देना। होता क्या है मेरे भाई ना, किसमें जो दो ऐसे वैल्यू होते हैं जिसमें कंफ्यूजन पॉइंट होते हैं, आज मैं वो सारे कंफ्यूजन पॉइंट आपको दूर कर देता हूँ। बस आप ये पहले कंसेप्ट आपको समझना है मेरे भाई। आप ये समझो कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, वह व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है। अच्छा कौन कौन होते हैं मेरे भाई, आप सभी को पता है, छ है, त्र है, और एक ज्ञ है, और एक स्र है। बोलो हाँ भैया, तो हाँ इतना तो आपने बताया था हमें। तो 6 किन किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो 6 हमारा बना होता है क प्लस स से, 6 हमारा बना होता है क प्लस स से। त्र हमारा बना होता है त प्लस र से, हमारा क्या बना होता है, त्र बना होता है। ज्ञ हमारा किससे बना होता है, ज्ञ नहीं ज्य कहते हैं, ज्य प्लस इ से बना होता है ज्य, ठीक है। और हमारे पास स्र किससे बना होता है, स प्लस र से हमारा क्या बना होता है, स्र बना होता है। अब इसको और भी अगर तोड़ना चाहते हो मेरे भाई, कसम ही खा लियो तो आप ऐसे तोड़ दो, क धन
स धन अ, ऐसे आप इसको तोड़ सकते हो, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो, त धन र धन अ ऐसे तोड़ सकते हो, स्र को ज को ऐसे तोड़ सकते हो, ज धन इय धन अ, और आप मेरे भाई इसको तोड़ना चाहते हो तो स धन र धन अ ऐसे तोड़ सकते हो। आप मेरे संग मेरे भाई क ख ग एक बार ऐसे लिख लो, क ख ग घ अंग, फिर आप लिखो ऐसे च छ ज झ इय, फिर आप ऐसे लिखो ट ठ ड ढ ण, फिर आप ऐसे लिखो त थ द ध न, फिर आप ऐसे लिखो प फ ब भ म। आप इतना लिख दो मेरे भाई, ठीक है। आप इसमें एक चीज देखोगे, आप इसमें एक चीज लिखोगे कि पहला मैं बता रहा हूं आपको महाप्राण, प्राण के अनुसार, प्राण के अनुसार। बोलोगे भैया ये भी होता है, हाँ होता है। पहले में देखो मेरे भाई महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण में क्या होता है मेरे भाई ना, पहला वाला वर्ग, दूसरा वाला, और पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा हो गया, ठीक है। पहला का मतलब ये हो गया, पहला इसको कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दूसरा कहेंगे, ठीक है। इसको मेरे भाई हम लोग तीसरा कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे चौथा कहेंगे, और इसको हम लोग मेरे भाई क्या कहेंगे, पांचवा कहेंगे। तो पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला, क्या मैं बोल रहा हूं, पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर, प्लस पहला, तीसरा, पांचवा प्लस सभी स्वर, प्लस अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। मेरे भाई नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण में क्या क्या चीज आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि भैया त महाप्राण है कि नहीं है, तो त हमारा कौन से वर्ग में है, पहले वर्ग में है, इसलिए त हमारा महाप्राण है। अगर यही आपसे पूछ देगा थ महाप्राण है, थ हमारा महाप्राण नहीं है, क्योंकि ये दूसरे में आता है और दूसरा महाप्राण नहीं है, ठीक है। सभी स्वर, अंतःस्थ व्यंजन, अंत व्यंजन में कौन कौन आते हैं, य र ल व आते हैं, ठीक है। प्लस क्या होगा मेरे भाई, प्लस, ध्यान से देखना, सभी स्वर प्लस ये वाला अंग, अड़ के नीचे जो ये लगा होता है डमरू, डमरू देखे हो ना, डमरू के नीचे ये ऐसा लगा होता है, इसकी बात कर रहा हूं। तो महाप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, सभी स्वर, अंतःस्थ व्यंजन प्लस अंग, और ये टोटल की टोटल यदि संख्या ज्ञात की जाए तो 5 5 10 5 15 15 11 मेरे भाई हो जाएगा 26, 26 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 30, 30 से कितना हो गया 31। टोटल कुल संख्या कितनी हो गई, महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे भाई ये नोट करना, महाप्राण के बाद अल्प प्राण किसे कहते हैं, प्राण के अनुसार अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो पहला हो गया, छूट कौन गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मेरे भाई यहाँ पे, चौथा होगा। तो दूसरा और चौथा मेरे भाई क्या होता है, अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इस बात का आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस उष्मी व्यंजन, प्लस कौन सा व्यंजन, उष्मी व्यंजन। उष्मी व्यंजन कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, उष्मी व्यंजन होते हैं स स ह, ठीक है, स ह, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ढ। तो इनकी संख्या कितनी होगी, ये देखो दूसरा में कितना है मेरे भाई 5 है, चौथे में भी कितना है 5 है, और उष्मी व्यंजन कितने हैं 5 4 9, 5 5 10, 10 4 14, 14 कितना हो गया मेरे भाई 15। तो टोटल कितनी संख्या हो गई मेरे भाई 15 हो गई। तो महाप्राण की संख्या मेरे भाई कितनी हो गई 31 हो गई, और अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई 15 हो गई। और आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कुल संख्या अल्प प्राणों की कितनी हो गई, तो कितना हो गया मेरे भाई 15 हो गया। क्लियर हो गया, तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और इसके बाद देखो मेरे भाई ये प्राण के अनुसार है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्वतंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया, ठीक है। क्लियर हो गया, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई से नोट करते जाना, बिंदास होकर लिखते जाना, ये बहुत अच्छी क्लास आपकी होने वाली है, ठीक है, ध्यान देना इसको, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई स्वतंत्रियों के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया। आपने एक नाम सुना होगा सघोष या घोष या अघोष, इसके कितने कितने मान होते हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए एक ही जगह में लिख के इसे स्वाहा कर देता हूं। मेरी बात ध्यान से देखना, स्वतंत्रियों के आधार पे, स्वतंत्रियों के आधार पे, स्वतंत्रियों के आधार पर, ठीक है। स्वतंत्रियों के आधार पे मेरे भाई पहला लिखना सघोष, या इसी को हम लोग कहते हैं घोष।
सघोष में कौन कौन आते हैं मेरे भाई? सघोष में आते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। सघोष में आते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, प्लस सभी स्वर आते हैं, प्लस सभी स्वर आते हैं, प्लस सभी स्वर आते हैं। तीसरा आता है खाना, चौथा खाना आता है मेरे भाई, पांचवा खाना आता है, फिर सभी स्वर आते हैं। और फिर उसके बाद मेरे भाई स, फिर उसके बाद आते हैं मेरे भाई सभी अंतःस्थ व्यंजन, मतलब किसकी बात कर रहा हूं? य, र, ल, व, फिर इसमें ह आता है। टोटल जोड़ के देख लेते हैं मेरे भाई, 5 5 10 5 15, और 15 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 26, और 26 5 कितना हो जाएगा? 31। तो इसकी भी कुल संख्या कितनी होती है मेरे भाई? 31 होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अघोष की संख्या कितनी होती है? अघोष, ये सघोष है, ये अघोष है। अघोष को मेरे भाई पहले और दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और अघोष का मान मेरे भाई कितना होता है? पहला दूसरा हो गया प्लस स ह तो हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया, ये वाला स आप लिख लो मेरे भाई, एक सा ये लिख लो, और एक सा ये लिख लो मेरे भाई, फिर एक सा ये लिख लो, ठीक है। टोटल कितने संख्या हो गए? 5 5 10 11 12 10 3 13 हो गया। तो टोटल कुल संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? कुल संख्या कितनी हो गई? टोटल 13 हो गई। तो इतनी सी बात मेरे भाई आप लोग क्या करना, ध्यान रखना स्वतंत्र योग के आधार पे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया। हो गया यहाँ तक अच्छे समझ में? तो बोलोगे हाँ भैया अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गया, ठीक, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मेरे भाई यही व्यंजन तक हमारी पूरी क्लास रहेगी। इसके बाद हम लोग सीधे सीखेंगे कि वर्डों का विच्छेद कैसे करें, उसको हम पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद हमारे लिए ग्रामर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ख्याल रखना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त।